नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लीज सिट डाउन का अपना पॉडकास्ट द कैजुअल टॉक। और कैजुअल टॉक में हमारे साथ आज हैं बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इस समय जिनका बज बना हुआ है, चंदन रॉय जी। चंदन रॉय जो हैं वो आप जानते हैं कि पंचायत के जो सेक्रेटरी हैं उनके असिस्टेंट विकास। चंदन रॉय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लीज सिट डाउन के इस संस्करण में। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। और अच्छा लग रहा है सर यहाँ आकर के और आपसे मिलके और आपको सामने से देख के। आप पहले इंटरव्यू हैं जो मुझे देखकर कह रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है। हाँ, आमतौर पर लोगों को मुझे देखकर अच्छा लगता नहीं है इंटरव्यूज को। नहीं जब मैं दिल्ली में था और अभी भी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, और जब दिल्ली में था तो आपकी वीडियो बहुत देखता था और मुझे लग रहा था कि जो यूपीसी में बैठते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और वहाँ मुझे बुलाया गया है और मैं एकदम चौंक गया कि भाई मैं क्या उनसे बात करूँगा। मैंने अच्छा मैं ये आज मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि मैं आपके सामने क्या ही बात करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ आपको सुना हूँ। मैंने हमेशा आपको सुना है, आपको सुन के सीखा है। आज मैं क्या ही आपके साथ मैं क्या ही बोलूँगा, तो आज ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। थोड़ी घबराहट भी है क्योंकि हम आपके सामने बैठे हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं यूपीसी का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपके सामने कभी बैठ पाऊँगा। यही वजह है कि जैसे ही मैं आया सबसे पहले मैंने आपको पैर छुआ, क्योंकि मुझे एक गुरु ही जैसा हमेशा चंदन, लगता है। लेकिन अगर हम मतलब आप तो बात कर रहे हैं अपनी, मैं जी। अपनी अगर बात करूं कि मुझे जब ये कहा गया कि मैंने, आप जानते हैं कि हजारों इंटरव्यूज लिए होंगे, लेकिन उनमें से ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं रहा है जिस इंटरव्यू में मुझे आप जैसी शख्सियत का इंटरव्यू लेना हो। ये कई मानों में बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बातचीत बड़ी रोचक दिशा में जाएगी, क्योंकि सही बात ये है कि लोग जानते हैं कि मैं मीडिया पढ़ाता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बहुत एविड वॉचर नहीं हूँ। जब आपके बारे में बातचीत हुई तो फिर मैंने विशेष तौर पर इस वाले हिस्से को देखा और वहाँ भी एक मास्टर की तरह ही देख रहा था। तो ये एक मास्टरों वाली बातचीत थोड़ी सी रहेगी, इसके लिए मैं खेद चाहता हूँ। नहीं, सेलिब्रिटी नहीं। वाला जो ऑरा मिलना चाहिए आपको वो शायद थोड़ा कम मिलेगा, मुझे लेकिन अनौपचारिक बातचीत रहेगी। मुझे बिल्कुल भी वो चाहिए भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल मुझे अपने छात्र की तरह ही समझें और चलिए उसी फिर तरह बातचीत से। शुरू करते हैं। जी। आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर नॉर्मली बात होती है, भैया आईएएस कर लो, हुँ, आईटी कर लो, आईएएस आईपीएस आईआईटी बहुत हुआ, जेई वेट या नीट करके जी। डॉक्टर बन जाइए। आपने क्यों ये जोखिम भरा रास्ता चुना कि आप कलाकार बनेंगे? आप पर दबाव नहीं था कि एग्जाम दो, एसएससी दो, आईएएस दो? बिल्कुल सर था तो, और चूँकि मेरे परिवार में सब लोग सरकारी नौकरी में हैं और ये जो है ये दादाजी से चला आ रहा है। मेरे दादाजी भी 5 भाई थे, जिनमें से 3-4 भाई ये लोग इंडियन आर्मी में थे। उन्होंने कई सारी जंगें लड़ी हैं। फिर चाचा लोग कोई असम राइफ़ल में है, कोई बीएसएफ में है, कोई आर्मी में है ना? और मेरे पिताजी खुद बिहार पुलिस में हैं, बाकी चाचा लोग प्रोफ़ेसर हैं। बट मुझे ना कभी ये नहीं लगा कि यार मुझे नौकरी करनी है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कभी नौकरी करनी है, मैंने ऐसा नहीं सोचा, तो मेरा ये कोई इरादा नहीं है कि मैं नौकरी करने वालों से मेरा कुछ ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं ये चाह रहा था ना कि कुछ नया हो, रोज़ कुछ नया हो, है ना? और मुझे था ना कि रोज़ मुझे नया चैलेंज मिले। जैसे आज कुछ नया कैरेक्टर आता है हमारे पास, तो लगता है ओह! अब मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। तो और चाहे अभी देखो, अगर मैं शायद इस पेशे में नहीं होता तो आज हम आपके साथ बैठे नहीं होते। आज का एक्साइटमेंट ये है कि आज हम सर से मिलने जा रहे हैं। हर दिन कुछ नया होता है। तो मेरा ये था ना सर कि अ, मुझे ना नौकरी नहीं करनी है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि शुरू से ही मुझे अभिनय बहुत अच्छा लगता था, बचपन से ही। जब मेरे गाँव में सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या पतंग उड़ाते हैं, तो मैं ₹3 लेकर के मेरे यहाँ एक अमरदीप टॉकीज़ है, शिवम टॉकीज़, अमरदीप टॉकीज़, गंगा तो बहुत पहले बंद हो गया था। तो मैं ₹3 में सबसे आगे बैठता था। फ्रंट स्टॉप। हाँ, और बैठ के सर
पता नहीं हमारे दर्शकों को ये वाले सिनेमा हॉल याद हैं कि हाँ, नहीं सिंगल है कि स्क्रीन, ये जो हाँ। सिंगल स्क्रीन सिनेमा होता है जी। जिसमें फ्रंट स्टॉल होता था, हाँ। रियर मिडल स्टॉल होता था, या वो जी। ड्रेस सर्कल होता और था बालकनी। और बालकनी होती थी। हाँ। बालकनी तो किसी दिन साल में कभी एक आध एक बार बार पैसा इकट्ठा अगर हो आप जाए फैमिली तो के साथ हो तो है ना, दिखाना कि भाई बेबी है, बच्चे हैं, तब बालकनी में बैठे हैं। और वो छोटी सी खिड़कियां होती थी सर, इसमें Yes. 2-3 हाथ एक साथ घुस जाता था। और कमाल है कि अच्छा उसमें ना पूरा कवर होता था सर, उसमें सिर्फ छोटे से एक हॉल है और उसमें 2-3 हाथ होता था। और उसको पता कैसे चलता था कि ये बोल रहा है कि भाई 100 का नोट है या 50 का नोट है, भाई 5 टिकट दे दियो 5 वाला। और उसको पता था कि यही हाथ बोल रहा है क्योंकि चेहरा दिखता नहीं था। और वो उसी में वो 5 टिकट और बाकी चेंज पैसे फिर उसमें रख के फिर ऐसे हमारे के लेते यहाँ फिर मास्टर जैसी बात बीच में शुरू कर रहा हूँ, नहीं प्लीज प्लीज। बिहार में सिनेमा का इतिहास जो है, जी। हमारे यहाँ संजीव जी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उन्होंने बाकायदा मानस चलंतिका की टीका करके एक बड़ा लेख लिखा जो बताते हैं कि वहाँ के समाज को समझने के लिए ये बहुत रोचक तरीका है कि वहाँ के सिनेमा हॉलों का इतिहास समझिए। और उसके आधार पे वो बताते हैं कि कैसे वो ड्रेस सर्कल वाला एक इतिहास था और एक इतिहास जो है वो बड़ा रोचक इंटरेस्टिंग वो है। लेकिन फिर भी आप बिहार से आते हैं। जी सर। और वैशाली से, जहाँ तक मुझे और वैशाली से या पूरे बिहार से नौकरी में तो व्यक्ति को पता है कि उसने मेहनत की, एसएससी क्लियर किया तो क्लर्क बन जाएगा, और ज़्यादा मेहनत की तो आईएएस आईपीएस बन जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप जाएंगे सिनेमा में और हीरो बन जाएंगे, उसमें तो बड़े चैलेंज रहे होंगे। बिल्कुल। खासतौर से मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हमारे जैसे जो चेहरे मोहरे वाले लोग हैं, जो क्लासिकल हिंदी बॉलीवुड का हीरो का कंस्ट्रक्ट है, उससे जो चेहरा मोहरा नहीं मिलता, हम लोग ग्रामीण देहाती चेहरे के वाले लोग हैं। जी। अभी हाल फिलहाल के ओटीटीज जो नए आए हैं उनमें तो ऐसे लोगों को फिर भी थोड़ी बहुत जगह मिल रही है। आपने ये साहस कैसे जुटाया कि जाएं और जाके कहें कि जो मुझे काम दे दीजिए, मैं एक्टिंग करूंगा? क्योंकि वो तो पहला डायलॉग यही से डर शुरू हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं तो थिएटर में नहीं जाता था कि कोई कहेगा कि शक्ल देखिए आपने। आपको ये चैलेंज कभी नहीं आया कि नहीं आया? जी, बहुत खूबसूरत है सर ये सवाल। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ सर कि जब आप कोई सवाल पूछेंगे ना तो मैं ना बताते हुए बीच में ना बहक जाता हूँ और मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो अगर जब तक आपको आपका जवाब ना मिले तब तक फिर मुझे आप वापस ले आना। जी, और मैं भूल भी जाता हूँ कि एकदम खुला खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिस तरह के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ तो वहाँ कुछ लोग बोलते थे बचपन में कि यार चेहरा देखा है, हीरो बनेगा, जैसा वो फलाना हीरो का पैर में है रूप वैसा तुम्हारा शकल नहीं है। ऐसे लोग बोलते थे। बट वो क्या ना कि बालमन होता था तो इसका ना ज़्यादा मुझे असर नहीं होता था। बालमन को क्या फ़र्क पड़ा, तो कुछ भी बोल यार। तो मुझे ना इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था सर। और मुझे लगता था कि मुझे करना तो यही है, ठीक है, और मुझे हीरो थोड़ी बनना है, मुझे तो अभिनय से प्रेम है। तो आप मुझे कुछ भी करवा लो, मुझे तो बस करना है। आप कोई भी कैरेक्टर दे दो, चाहे ठीक है। अगर मैं मतलब जो एक आपने कहा क्लासिकल फिल्म जैसा एक रूप रंग होता है मेरे पास नहीं, कोई बात नहीं। मैं अगर कूली का कैरेक्टर है, टेम्पो चालक का है, या कुछ भी है ऐसा, कुछ चोर है, गुंडा मवाली, जो भी मैं दिख रहा हूँ मुझे वही दे दो, क्योंकि मुझे अभिनय करना है, मुझे प्रेम है उससे। नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, और मैं आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस इसमें शामिल है, जब आप कैरेक्टर में डूबते हैं, जितना पंचायत में दिखाई देता है, उसमें ऐसा कतई लगता नहीं है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप उसे जी रहे हैं, बिल्कुल क्लियर साफ साफ दिखाई देता है। और ये इस कारण मुझे लगता है पर एक बड़ा पीछे बदलाव भी हुआ है कि कास्टिंग में अब इस बात की गुंजाइश बनी है कि अब विविध तरीके के चेहरे मोहरे दिखाई देने लगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या आपकी क्या स्ट्रगल थी, कास्टिंग की स्ट्रगल, कि आप पर नजर जाए और आपको काम मिले? ये स्ट्रगल में आपने क्या क्या किया? तो ये तो इस सवाल का बड़ा खूबसूरत मेरे को अभी जवाब ये आ रहा है सर कि मुंबई में एक जगह है रामनगर। आप कभी आएँ तो मैं आपको घुमाऊंगा सर रामनगर। और जैसे ही वहाँ पे 10-11 बजते हैं ना सुबह के, तो सारे एक्टर आपको जॉ लाइन के दिखेंगे, एकदम 6 फीट 6 पैक, और बड़े उनके खूबसूरत हैंडसम दिखते हैं वो लोग। पूरे रामनगर में या फिर जहाँ भी कास्टिंग एजेंसियाँ हैं
वहाँ आपको ऐसे बहुत सारे एक्टर्स दिख जाएंगे, लेकिन आपको ना मेरे जैसा शक्ल कोई दिखेगा नहीं। गुड। तो मुझे लगता है अरे यार, ऐसा शक्ल तो इसको मिल जाएगा, लेकिन मेरे जैसा कहाँ से लाएगा ये? मैं तो इकलौता हूँ भाई, मुझे तो काम मिलेगा ही। मैं इतना पॉजिटिव था सर, और हूँ। तो मुझे ये था आई एम कि श्योर यू हैड योर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स। या मुझे वही होंगे। जी या बिल्कुल सर। तो मुझे ये लगता था कि मुझे आप स्क्रिप्ट दो, ऑडिशन लो, और मैं ऑडिशन क्रैक कर लूँगा। मैं बहुत ईमानदारी से करूँगा ऑडिशन, और जितना मेरे हिस्से में है या फिर जो मैं कर सकता हूँ ऑडिशन में, वो मैं करूँगा। बाकी आपके ऊपर है। और मैं ऑडिशन में बहुत बिलीव करता हूँ अभी भी। मुझे लगता है कि यार मुझे मौका दो ऑडिशन का। हालांकि अब तो लोग ऐसे बोलते नहीं, आजा ये स्क्रिप्ट है, पसंद आए तो कर लेना, है ना। बट मुझे जो भी नए एक्टर हैं या जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि यार कैसे काम करूं मैं मुंबई में, कैसे काम लूं। मेरे कोई जान पहचान की नहीं है, मेरे कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं। तो मैं उन सबसे कहता हूँ प्लीज़, आपके अच्छे जान पहचान होंगे ना, तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, लेकिन काम नहीं बन पाएगा। जो लोग करोड़ों लगा रहे हैं ना, उनको भी एक अच्छा एक्टर चाहिए। ठीक है, एक किसी बड़े प्रोजेक्ट में एक छोटा सा काम मिल जाएगा, क्या उससे पूरी ज़िंदगी चलेगी आपकी? नहीं चलेगी। पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से काम करना है, तो आपको ना अपने क्राफ्ट पे काम करना होगा, है ना सर। तो मुझे शुरुआत में होती थी, जैसे मुझे कभी ढंग के जो ऐड हैं, ऐड में थोड़े से बंदे अच्छे चाहिए, तो ऐड नहीं मिले मुझे कभी कि भाई है ना। और अभी भी कई कई बार होता है कि यार ऑटो ड्राइवर है तो इसको फ़ोन कर लो, चंदन को बुला लो। क्यों? क्योंकि ये ऐसा दिखता है ना। या फिर कुछ भी इस तरह के हैं, जैसे हाउस हेल्प वाला कैरेक्टर है, कुछ इस तरह का, चंदन को बुला लो। हालांकि धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है, अब इस तरह के कॉल नहीं आते मेरे पास। बट आज से एक आध साल पहले आता था इस तरह का कॉल। लेकिन जब हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, मसलन मैं भी जब अब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो लोग कहते हैं कि इंटरव्यू जो दे रहा है वो बाद में मिलते हैं, कहते हैं कि सर आपने ज़िंदगी बदल दी, आपने ये पूछा था। जबकि सच्चाई क्या है कि मुझे लगता है कि हर इंटरव्यू में मैं सीखता हूँ। सामने जो व्यक्ति बैठा है उससे सीखता हूँ, जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। मेरे लिए वो एक किताब की तरह होता है, उसे पढ़ता हूँ, क्योंकि हर इंटरव्यू एक तरह से क्लासरूम होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि जब हम काम कर रहे होते हैं, जिस भी काम में, आप एक्टिंग कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, वह काम भी हमें सिखाता है स्वाभाविक है, और हम उस जगह में हर प्रोसेस को एक क्लासरूम की तरह सीख रहे हैं। आपने मसलन पंचायत में जब काम किया है, तो आपके सामने कम से कम दो का नाम तो मैं खास तौर पे लूँगा, रघुवीर यादव और नीना गुप्ता। ये वो ऐसे एक्टर्स हैं, ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि अपने आप में ही इंस्टीट्यूशन जैसे हैं, लंबे अरसे तक। और ये वो वाले आर्टिस्ट एसेंशियली नहीं हैं जो अमिताभ बच्चन है या सुपरस्टार है। एक वाकई काम और मेहनत, अलग तरह वाला मेहनत, अमिताभ बच्चन का अपनी मेहनत है। आप जब टीम में इनके साथ काम कर रहे थे, क्या सीखा? मतलब मेरे विद्यार्थी या ऑडियंस तो ये जानना चाहेगा कि इतने सारी फिल्में या इतने सारा काम करने के बाद अभी भी क्या चीज़ें जो उनको मोटिवेट करती है कि अभी भी और अच्छा करें, वो उनके लिए रूटीन क्यों नहीं हो जाता? क्या सीखा? मतलब एक तो बताइए यूनिट पे केमिस्ट्री कैसे चलती थी, और इन अच्छे आर्टिस्ट से ये कैसा माहौल बना के रखते हैं, और आपको कैसा मौका मिला इनसे सीखने का, और जाहिर है कि आपसे फिर बाकी लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो रघुवीर सर के साथ ऐसा था कि पंचायत से पहले भी मैंने इनके साथ, सर के साथ वर्कशॉप किया है सर के साथ, और हम लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। और रघुवीर सर, पंचायत से पहले से इनके साथ मेरा ना गुरु शिष्य का संबंध रहा है। और पंचायत से पहले भी मैं उनके साथ एक फ़िल्म किया था, जामुन। मैंने उसमें बहुत छोटा सा कैरेक्टर था मेरा। तो जो आप केमिस्ट्री देख रहे हैं ना पंचायत में, ये ऑलरेडी हमारी पहले से गुरु शिष्य की थी। सर ने मुझे हमेशा सिखाया है वर्कशॉप में। हम और कई बार जब मैं उनके घर जाता था, और क्या ना उस समय थोड़ी सी स्थिति अपनी अच्छी नहीं थी, तो उनके यहाँ 2-3 दिन रह जाता था सर के यहाँ। और चूँकि मैंने कहीं ये चीज़ शेयर नहीं किया है, आज आपके साथ कर रहा हूँ। आप बिल्कुल मेरे गुरु हैं, सर भी मेरे गुरु हैं।
तो वो ऐसा टाइम था ना। अच्छा, इसका पीछे कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी गरीबी बता रहा हूँ, बट अभी मन में एक श्रद्धा आ रही है शेयर करने के लिए, तो कर रहा हूँ। तो मैं सर के पास गया था वर्कशॉप में, और मेरे ना जूते थोड़े पुराने हो गए थे, और वो जूते इसलिए मैंने मुंबई से, अच्छा आप मेरे जूते देखे? अभी नए हैं। मैं तो कीमत अंदाजा लगा रहा तो सर जब मैं ना अंधेरी में ना, एक अंधेरी स्टेशन है ना, तो उसके सामने ना, पता नहीं वो शोरूम है या नहीं है, तो मैं वहाँ गया और मैंने कहा कि यार मुझे एक जूते चाहिए, ऐसे जूते चाहिए जो मैं बहुत पैदल चलता हूँ। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो उससे ना किराया बच जाता है ना, और दूसरा आप फिट रहते हो। तो मैं बहुत पैदल चलता था सिर्फ किराया बचाने के लिए। तो मैंने उस दुकान वाले को बोला कि भाई मेरे को एक ऐसा जूता दो ना जो ना फटे नहीं, बहुत चले। तो उसी तरह से एक भूरा कलर का जूता दिया था, गंदा भी नहीं होगा, और उस ब्रांड का नाम लेना सही नहीं है अभी, बट बहुत मजबूत था। एक तो वही जूता 2-3 साल, मतलब 1 आध साल पहना। फिर वो एक दिन गए थे, तो रघुवीर सर की जो मैम है, रोशनी मैम, वो उनकी नज़र मेरे जूते पे गई, और उन्होंने कहा कि तू यही पहन के जाता है मीटिंग में, ऑडिशन में? मैंने कहा जी मैम। मुझे लग गया कि सर मेरा जूता खराब है। तो मैंने कहा चल रुको। तो वो अपने जूता का जो शो क्या होता है उसको, जूते वाले का, पूरा शू रैक, जी शू रैक, उन्होंने खोला, और रघुवीर सर के 2 अच्छे जूते थे, वो मुझे उन्होंने दिया। संयोग से हम दोनों का ना साइज एक ही है, 7-7, और वो जूते आज भी मैंने संभाल के रखे हैं। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उनका मेरे जीवन पे कितना, उन्होंने मुझे कितना हेल्प किया है। मतलब मैं 2-3 दिन तक वहाँ जम के बैठ के खाना पीना खाता था, ऐसा था। खैर, तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, और है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, है उनके साथ बिल्कुल अभी पिता पुत्र और गुरु शिष्य की जैसा है। जब मैं सेट पे आया ना, और मुझे जब पंचायत में मुझे हम लोग साथ में काम कर रहे थे, तो मैं ना थोड़ा कॉन्फिडेंस में था कि मैं अपने गुरु के साथ ही एक्ट करूँगा, मैं ऑलरेडी इनको जानता हूँ। रही बात सीखने की, तो एक तो मुझे वर्कशॉप में बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, लेकिन मुझे याद है जब हम सीजन 1 शूट कर रहे थे, मतलब हम शूट करने के लिए गए थे वहाँ, तो डायरेक्टर सर और राइटर सर, ये लोग ना मुझे बुलाए थे रघुवीर सर के रूम में कि थोड़ा हम ना कल जो शूट करने वाले हैं एक बार हम रीड कर लेते हैं और एक बार उससे बात करते हैं। तो मैं गया तो उनके टेबल पे क्या देखता हूँ कि पंचायत की स्क्रिप्ट खुली हुई है, पेंसिल है, रबर है, ये सब रखा हुआ है, और कुछ मार्कर वगैरह। मुझे लगा बाप रे, ये तरीका है। ये बंदा जो अपने जीवन में इतना समय अभिनय करते हुए दे दिया, ऑलरेडी इन्होंने कई बार स्क्रिप्ट पढ़ लिया होगा, बट ये अभी भी बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, और मैं इधर कभी गार्डन में घूम रहा हूँ, कभी ये कर। भाई तुम आया काम करने, क्या कर रहा? मुझे ना सर ऐसा लगा कि किसी ने तमाचा मारा मुझे, और मुझे लगा कि एक इंसान जो मतलब 65 प्लस है, मतलब अब उस समय, अभी तो 4-5 साल पहले की बात है, वो इतना काम कर रहे हैं, और मुझे ना अंदर से मतलब बहुत गलानी फील हुई कि नहीं चंदन मत कर ऐसे। हालांकि मैं बहुत तैयारी करके गया था, मैंने बहुत पढ़ी थी स्क्रिप्ट को, बट फिर भी मैं अपने ना को एक्टर को पढ़ते हुए देखा, तो मुझे लगा कि नहीं चंदन, तू भी जब इस लेवल पे पहुंच जाएगा, इतना काम करेगा, फिर भी तुझे ना अपने स्क्रिप्ट पे, अपने क्राफ्ट पे इतना मेहनत करना होगा, तभी अगले 30-40 साल तक काम करता रहेगा, अगर ईमानदारी से तुम्हें अभिनय करना है तो। और आज भी जब मैं रघुवीर सर या नीना मैम को मैं देखता हूँ सेट पे, तो सिर्फ देखता ही रह जाता हूँ, कुछ नहीं बोल पाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं चुप रहूँ और सिर्फ इनको सुनूं, इनको ऑब्जर्व करूँ। रघुवीर सर जितना यंग सेट पे कोई नहीं होता, वो तुरंत कुछ भी कर लेते हैं, कितना उनका बॉडी में ऊर्जा भरा हुआ है सर। नीना मैम इतना खूबसूरत, मतलब उनको तुरंत दीजिए स्क्रिप्ट, तुरंत कुछ कर लेंगे वो। और मैं बड़ा लकी हूँ कि करियर के शुरुआत में मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जिनसे मैं सिर्फ और सिर्फ सीख रहा हूँ। रघुवीर सर से जब मैं रघुवीर सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, और आपसे भी, कि कभी आप उनको यहाँ बुलाइए और उनसे बातें कीजिए। सर आ जाएंगे ना सर, आ जाना सर आप। तो और फिर ना रघुवीर सर से आप ना उनके शुरुआती दिन की बात करना,
कैसे वो पारसी थिएटर से उन्होंने करियर मतलब जीवन की शुरुआत करी थी, कैसे वो 12-13 साल में वो घर छोड़ के भाग गए थे। उनकी सारी कहानियाँ मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, और मुझे लगता है कि यार क्या जीवन इन्होंने जिया है। और यही वजह है कि उनके काम में वो डेप्थ दिखता है। आपको कभी नहीं लगा कि रघुवीर सर है, नीना मैम है, ये लोग एक्टिंग करते हैं। लगता है कि यस, मंजू देवी यही है, ब्रजभूषण दुबे यही है, इसके अलावा आपको कोई चेहरा नहीं दिखता। चंदन, रोचक सी बात आपने बोली और शायद श्रोताओं को के लिए रेलेवेंट बात होगी। जूता एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रतीक है चीज़ें समझने के लिए। हम लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, आपने भी हिंदी पढ़ी है। प्रेमचंद के फटे जूते एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ रहा है पूरे देश में। एक प्रेमचंद की पुरानी तस्वीर है, जब हम ये वीडियो टेलीकास्ट करेंगे तो उसे लगाएंगे। उसमें प्रेमचंद के जूते दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि छेद है जी। और बाद में एक लंबी चर्चा हिंदी साहित्य में हुई जिसमें कहा गया कि देखिए, ये उस समय भी बड़े लेखक थे, इतने बड़े लेखक के जूतों की स्थिति यह है। और उस पर फिर एक पूरा का पूरा विवाद, मतलब चर्चा चलती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चर्चा है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में, अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे, लेकिन आपने संघर्ष के दिन देखे हैं। अगर आप बता सके कहाँ से कहाँ तक ये पहुँचे, कितना पैसा मिलता था और अब कितना मिलता, अब तो खैर मैं नहीं बताएंगे, लेकिन अब क्या स्थिति? हाँ, मतलब अगर एक तो इससे मुझे लगता है सर वो संघर्ष तो दिन नहीं थे, क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मैं ना, मुझे डर है कि मैं कैमरे के सामने रो ना दूं मैं, और मैं नहीं चाहता रोना कैमरे पे। तो बट हाँ सर, मतलब दिन अभी मैं सोचता हूँ तो लगता है कि हाँ बहुत ही, हालांकि शायद दर्शक पहले से जानते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मुझे रैग्स टू रिचेस स्टोरी बहुत पसंद नहीं आती। मुझे हमेशा लगता है कि रैग्स टू रिचेस स्टोरी में जब इसमें दिखाते हैं ना कि मेरे पास कुछ नहीं था, जैसे आपने कहा कि आपने भी बात करते हुए शर्माए कि मैं नहीं कहना चाहूँगा कि मैंने गरीब, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मैं भी कभी अपनी बातचीत में भी नहीं करता हूँ। और दूसरा, मुझे इस तरह की कहानियों से भी थोड़ी सी दिक्कत इस सेंस में होती है कि ऐसा लगता है कि मानव व्यक्ति जानबूझकर चाहता था ये संघर्ष करना, जबकि वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, अपने हाथ में नहीं होता, अपने हाथ में नहीं होता, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन अब जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि और आगे इससे भी ज़्यादा जाएंगे, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो रघुवीर सर से आप अब तक हासिल कर रहे हैं उसको कैसे पेड बैक करने की क्या योजनाएं हैं? कोई एक व्यक्ति, कोई एक चंदन रॉय तो होगा आपके पास भी आएगा जब आप रघुवीर यादव होंगे कि मुझे आपसे जूते चाहिए या मुझे आपसे सीख चाहिए। बिल्कुल, क्या योजना है? मैं तो एकदम ऐसे लोगों के लिए मैं एकदम तैयार रहूँगा। बट अभी मैं अपने स्तर पे मैं करता रहता हूँ। जैसे अभी जब भी कोई नए डायरेक्टर, राइटर मेरे पास आते हैं, उनके पास बिल्कुल बजट नहीं होता, बट कहानी बड़ी अच्छी होती है, तो मैं एकदम तैयार रहता हूँ। मैंने ठीक है, मुझे 1 रुपये भी नहीं चाहिए, आपके पास ईमानदारी है अपनी कहानी को लेकर के, अपने काम को लेकर के, तो चलो हम बनाते हैं। सिर्फ मेरा हाँ कह देने से और वो फिल्म बन जाने से उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, ऑब्वियसली, है ना। कहीं वो जाकर पिच कर सकते हैं कि देखिए मैंने इनके साथ काम किया है, या फिर आज भी ये सब चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैं किस तरह से लोगों को हेल्प करता हूँ, है ना। आई विल नॉट इंसिस्ट ऑन दैट। यस सर, बट हाँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे कोई लगता है कि यार इनको है, तो मैं चढ़ बढ़ के जाता हूँ, और सिर्फ आभास हो जाए, वो ना भी बोले तो मैं तैयार रहता हूँ उनके लिए कि चलो। चलिए, ये तो खैर आर्थिक वाली बात थी, लेकिन इससे एक और चीज़ आपको जो कि इससे भी ज़्यादा मिली है, वो ये कि अब लोग आपको पहचानते हैं। आपको अपने, मैं आई एम श्योर कि आपके अपने घर परिवार, रिश्तेदारी, अपने ज़िले में, बिहार में सब लोग अच्छे से पहचानते हैं आपको, आप प्रसिद्ध हैं। इस लोकप्रियता ने आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव किया? जी, सर सच पूछो तो लोगों की नज़र में मैं बदल गया हूँ। उनको लगता है कि एक लड़का था जो जब 6-7 साल पहले इधर ही मंडी हाउस में था, या जागरण में 12-13 हज़ार पे काम कर रहा था, उनकी नज़र में बदला हूँ। मैं अपनी नज़र में आज भी नहीं बदला हूँ। मुझे लगता है हाँ, मैं वही हूँ, आज भी मेरे दोस्त लोग वही हैं, आज भी मेरा सर्कल वही है। एग्जैक्टली।
है ना? दरअसल मतलब थैंकफुली ऐसा हुआ है कि मुझे पिछले दिनों, आप कह सकते हैं कि मुझे भी लोगों ने जानना शुरू किया, लेकिन उसकी बात नहीं कर, मुझे बहुत सारे ऐसे लोकप्रिय लोगों से मिलने का अवसर मिला है, जैसे आपसे मिल रहा हूँ और जी। दूसरे, और मैंने इस बात को बहुत गहराई से देखा है कि लोगों का ये जो आरोप होता है कि भाई व्यक्ति बदल गया, कुछ मजबूरियां हो तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर कम से कम हमारी जैसी पृष्ठभूमि से आए हुए लोग तो उल्टा उस नॉस्टैल्जिया में जी रहे होते हैं कि अगर मान लीजिए आप अगर आप आए हैं दिल्ली, तो आपका एक बार तो मन करेगा कि यार मंडी हाउस चलते हैं, चाय पी लेते हैं वहाँ जाकर, या फिर मान लीजिए मुखर्जी नगर या बेरसराय, जो भी आपका इलाका हो, कि वहाँ जाएं, जाके मिले उस दुकानदार से, पूछ लें हाँ ठीक हो, तो वो खुश हो जाएगा इस बात से कि प्रसिद्ध व्यक्ति मेरे पास आ गए और पूछ लिया। होता है आपके साथ ऐसा कि अचानक कोई रोके, अरे तुम वही हो? हाँ, मुझे ना सर बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो जो आज भी मैं तरसता हूँ ऐसे दिन के लिए सर, कि सच पूछी ना तो मैंने एक और भी कहानी कह रहा हूँ। जैसे मैंने ना बहुत सफ़र किया है जनरल बॉगी में सर, मैंने काफ़ी सफ़र किया है। तो जब भी पटना से दिल्ली आना होता है तो मैं संपूर्ण क्रांति से आता था और उसी से जाता था। तो चूँकि कोई बहुत भीड़ होती है? हाँ सर, बहुत भीड़ होती है। तो जब मैं उस बॉगी में बैठता था ना, तो मतलब अजीब-अजीब कहानियाँ होती थीं, अजीब-अजीब दुःख दर्द होते थे। मतलब वो जो महिला अपने गोद में बच्चे लिए रहते थे, वो इतने कुपोषित बच्चे होते थे, और सब मतलब वो सारे दृश्य देख के ना आज मुझे लगता है कि यार क्या ज़िंदगी हो। मतलब मैं ना नीचे जगह नहीं होता था ना, तो मैं नीचे फर्श पे बैठा हूँ या वॉशरूम के पास कहीं बैठा हूँ, और इतना सफ़र कर लिया था ना उस रूट में कि मुझे पता होता था कि अच्छा अभी अगर ये 3 बज रहे हैं तो अभी ये इलाहाबाद के आसपास होगा, ये 4 बज रहे हैं तो अभी हम मुगलसराय सॉरी दीनदयाल उपाध्याय के आसपास होंगे है ना? तो आज भी मुझे लगता है ना कि मुझे ना अभी फिर से अभी जाऊँ नई दिल्ली और मैं जा कर के एकदम जनरल बोगी में बैठ जाऊँ कहीं, या खड़े-खड़े चला जाऊँ, कैसे भी चला जाऊँ, और फिर से वो सारे चेहरे को देखूँ जो वर्षों पहले छूट गया था। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ना वो सारे जैसे अभी क्या ना, अब शायद आदत हो गई है कि ना उनसे बात करूँ और उनके चेहरे को पढूँ, पूछूँ कि क्या-क्या चल रहा है आपके घर में। मैं जानूँ कि आपकी बड़ी वाली बेटी की शादी हुई कि नहीं हुई। मैं जानूँ कि मतलब अगर आपका बच्चा चला गया अभी जो 12-13 साल का था या 15-16 साल का है, वो हरियाणा पंजाब क्यों चला गया कमाने के लिए। ये एक बहुत रोचक बात है कि अगर आप प्रसिद्ध और सफल लोगों की बात करें, खासतौर से पूर्वांचल बिहार से आने वाले लोगों की, उनकी जिंदगी में विस्थापन केंद्रीय भूमिका में रहता है। जी 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 जी। जो उनको प्रवास करना पड़ा है, ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है कि अगर अब वो वापस जा भी सकते हो तो सामान्यतः नहीं जाएंगे। बहुत सारी वजहें होंगी, उसकी करियर एक वजह होगी, दूसरी चीजें भी होंगी, और कई कारण सामाजिक भी होंगे, लेकिन वो शहर, वो गांव जहां से वो आए हैं, वो उनके बीच से कभी निकलता नहीं है। बिल्कुल सर, मेरे अंदर से तो आज तक नहीं निकला है। और आज भी सर मैं ना चूँकि जब आप इस तरह से बात करोगे ना तो बहुत अंदर से जवाब आने लगते हैं। आज भी सर मैं सपने में ना अपनी स्कूल जो मानार का रहने वाला हूँ, तो विद्या निकेतन में मैंने पढ़ाई किया था, तो आज भी मैं वही उसी स्कूल के सपने देखता हूँ। आज भी वहीं छोटे शहर में ऐसा लग रहा है कि वो लड़का चंदन जो है हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, दौड़ रहा है अपने शहर में। मैं अपने शहर से आज भी नहीं निकल पाया हूँ। जो सपने में आते हैं मेरे गाँव, मेरे शहर, मेरे दोस्त। इस मायने में चूंकि आपकी ये पृष्ठभूमि है, इसलिए मुझे लगता है कि पंचायत में काम करने में आपको अपनी स्मृति ने, अपनी मेमोरी ने मदद की होगी, बार बार आपको वो काम। मुझे बताइए कि ये जो हम पंचायत, हालांकि मैंने सुना कि आपने शायद शूटिंग जो है वो सीहोर के आसपास की थी, लेकिन गांव जो है वो दिखाया जाता है कि वो पूर्वांचल बलिया का फुलेरा है। आपकी अपनी स्मृति का जो गांव था, उसने किस लिहाज से, किस स्तर पर आपके इस परफॉर्मेंस को प्रभावित किया है? और उससे भी ज्यादा विद्यार्थी बल्कि जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑडियंस विद्यार्थी होते हैं, क्या वाकई पंचायतें गांव की वैसी ही हैं जैसी दिखाई जा रही है, या केवल कॉमिक सीन बनाने के लिए किया जाता है आपकी नजर में? बिल्कुल बिल्कुल।
मुझे तो ये तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में ना, अगर आप कहीं भी जाइए तो अमूमन गांव एक ही जैसे लगते हैं। थोड़े से उसके घर के डिजाइन, रंग रोगन थोड़ा चेंज मिलेगा, या फिर लैंडस्केप जो है उसका कलर थोड़ा चेंज मिलेगा। लेकिन जो गांव में जो खेतीहर मजदूर हैं या अ, आम ग्रामीण हैं, उन सबके दुख दर्द, उन सबके चेहरे, उन सबके दैनिक दिनचर्या एक ही जैसी होती है ना? और वही चीज़ मुझे जब पंचायत मिला, तो मुझे ये था कि एक तो मैं बार-बार इतना पढ़ लिया था ना कि मैं कुछ भी करता तो शायद वो विकास का ही वो हो जाता, है ना? तो इसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से था। अगर मैं नहीं भी होता ना सर, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ पंचायत में। अब मान लो कि मैं कुछ ऐसा कैरेक्टर जो मैं कभी जिया नहीं हूँ, डॉक्टर या इंजीनियर, अभी तक इस तरह का कैरेक्टर किया नहीं। नहीं, इंजीनियर कैरेक्टर किया है बट डॉक्टर का नहीं किया हूँ। बट वो एक्टर कर लेता है। वो ना, वो उसका अपना रिसर्च होता है, वो अपने चीज़ें कुछ ना कुछ करके वो कर लेगा। लेकिन पंचायत जैसे सीरीज़ में ये हुआ कि ऑलरेडी मैं अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से था। लेकिन हाँ, 10th के बाद मैं अपना गाँव छोड़ के पटना आ गया था, फिर पटना के बाद दिल्ली, और फिर ये 10-12 साल का गैप था। लेकिन बचपन की स्मृति में तो गाँव है ज़िंदा, तो अभी भी वो ज़िंदा है, तो ये मुझे बड़ा हेल्प किया सर, है ना? यही सवाल था या कुछ और था? यही था। यही था ना? तो हाँ, बहुत उसने हेल्प किया मुझे। अच्छा चलिए इसी को थोड़ा-सा और देखते हैं। हुँ। मतलब एक मुझे ये शरारती सवाल है ईमानदारी नहीं, से, नहीं, आप इसे एकदम छोड़ सकते हैं अगर हो। नहीं, मैं लेकिन बिल्कुल ये जो शरारती हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्या आप इस तरह के कि सवाल करें। कि ये जो टंकी है आपकी जी। पंचायत के साथ वाली, इससे मुझे ना जाने क्यों वो शोले वाली टंकी बार-बार याद आती है। ये सही में वहाँ थी या आप लोगों ने बनवा डाली इसके लिए? बिल्कुल। तो हुआ क्या था कि जब पंचायत की शूट के लिए रेकी चल रहा था, तो इन्होंने लगभग 250 प्लस गाँव देखे थे। हाँ, पूरे यूपी अच्छा में, रिसर्च किया, इसका मतलब हाँ। टीवीएफ ने फंडिंग खूब गजब की थी। नहीं, मतलब हाँ, शुरुआत में तो सही था, बट क्या हुआ सर कि पूरा इन्होंने यूपी में, एमपी में कुल मिला के 250 प्लस, या फिर हो सकता है मैं थोड़ा कम ही बोल रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा ही थे गाँव। मिल ही नहीं रहा था कहीं फुलेरा। एक ऐसा फुलेरा जो गाँव से थोड़ा हट के पंचायत ऑफिस हो। हुँ, एक ऐसा पंचायत ऑफिस हो जिसके आस-पास घर ना हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा सचिव है ना, उसको ये दिखाना था कि उसके जीवन में बड़ा वीरान है, जो मतलब एक ना नोएडा से उठ के आया है हुँ, हुँ। फुलेरा में, तो बिल्कुल वीरान सा हो उसका जीवन, ऐसा दिखाना था। संयोग से वो मिलता, और कहीं कुछ न कुछ मतलब कुछ न कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो गाँव नहीं मिल रहा था। फाइनली सीहोर के बगल में एक महोडिया करके एक गाँव है, वो मिला। अब मिला तो साथ में एक पानी का टंकी भी था। अब वो समझ में नहीं आया क्या किया जाए? तो हमारे राइटर जो हैं चंदन सर, उन्होंने अपने स्क्रिप्ट में ना पानी के टंकी को ना इंक्लूड कर लिया। गुड, उनको हाँ, बाद में इम्प्रोवाइज़ किया। जी, जी, जी। वो उसको स्क्रिप्ट का पार्ट बना लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सेट है, या पहले से सोच के रखा था कि लास्ट में हम रिंकी को ऊपर चढ़ाएँगे और फिर हम एंड करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि था। आपने लेखन की बात जी। की और ये पानी की टंकी में आपको कुछ मतलब एक थोड़ा-सा हट के बात है लेकिन पता नहीं आपको शायद नहीं पता हम लोगों ने हिंदी में जब लिखने की शुरुआत की ब्लॉग जी। जो कि हिंदी ब्लॉगिंग की शुरुआत होती तो 2004 से 2010 तक हिंदी ब्लॉगिंग बहुत चली और उसमें हाँ। पानी की टंकी जो है वो जी। बाकायदा एक प्रतीक बनता है। हर कोई व्यक्ति जब ये कहता है कि यार मैं तो ब्लॉगिंग छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? ऐसे ही कि नाराज़ हो गया किसी ने किसी को कुछ बोल दिया छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो क्या हाँ। कहते थे वो जो एकदम शोले वाली टंकी याद आ जाती थी गाँव वालों तो वो कहते थे देखो आज अमुक व्यक्ति पानी की टंकी पे चढ़ा हुआ है जाके उसे मना लो ताकि वो पानी की टंकी से उतर आए। आपके यहाँ भी पानी की टंकी लगभग इसी में आती जी। है खासतौर से प्रहलाद भाई जब वो ऊपर चढ़ जाते हैं और हाँ। उनका अपनी ज़िंदगी का विषाद है और ये रोचक बात वो है लेकिन पानी की टंकी एक अच्छा प्रतीक वहाँ पे बनती है। बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग वो चलता है। उसमें क्या था ना कि सर, अब जब गाँव में जाएँगे ना तो सब छोटे-छोटे घर होते हैं, और पानी का टंकी एक ऐसा जगह होता है जहाँ से पूरा गाँव दिखता है। देखिएगा और आम आदमी इतने ऊपर जाकर के गाँव कैसे देखेगा? मतलब कभी कुछ दिखता नहीं, तो वहाँ जाकर के मज़ा आता है कि
थोड़ा सा प्राउड, राजा जैसा फील होता है। तो सेट से कभी मौका लगता तो अकेले चढ़ जाते थे कि नहीं? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई सीन भी नहीं था ना अपना, हाँ, हाँ। और ऊपर चढ़ना उतरना, और इतना जब आप शूट पे होते हो तो बहुत दिमाग कहीं बहुत जी सारी जी, जगह पे व्यस्त और होता है। कट टू कट आपके सीन्स होते हैं, हुँ। और कौन जाए बेवजह ऊपर। और हाँ, वहाँ वहाँ ना सर धूप बहुत होती है। हाँ। मतलब वहाँ का टेम्परेचर जब हम गर्मी में शूट करते हैं तो दोपहर में 48 49 इतना हो जाता है अभी टेम्परेचर। पिछले दिनों संयोग से, क्योंकि वहीं सीहोर के पास में वीआईटी है, नया बना है वीआईटी जी भोपाल। जी। नाम उसका भोपाल है लेकिन है वो सीहोर के पास में। अच्छा, ओके। तब मैंने वहाँ जाके देखा, मुझे महसूस हुआ कि वाक़ई ये मुश्किल जगह हाँ, है। टेम्परेचर बहुत होता है सर वहाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी जिस किस्म का आपका प्रसिद्धि का माहौल चल रहा है, उसमें वह प्रसिद्धि अधिकतर रील्स वाले दुनिया में ज़्यादा तेज़ी से हुई है, छोटी-छोटी चीज़ें लोकप्रिय हो रही हैं, पूरा पंचायत के साथ ये हो रहा है। लेकिन संकट ये है कि लोगों का अटेंशन स्पैन है कम, हुँ। और आपका मैं देख रहा था 24 एपिसोड, एक तरह का लंबा अटेंशन चाहिए होता है। क्या करते हैं आप इस बात के लिए कि लोगों में अभी भी आपको और देखने की, सीज़न 4 देखने की भूख बची रहे? ये स्क्रिप्ट के लेवल पे होता है या ये परफॉर्मेंस के लेवल पे भी होता है? दोनों लेवल पे होता है सर, और मुझे लगता है ये स्क्रिप्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि जब स्क्रिप्टिंग होती है तो वो लगभग साल डेढ़ साल लग जाते हैं, और एक-एक चीज़ पे हमारे चंदन सर जो हमारे राइटर हैं, दीपक सर हमारे डायरेक्टर, ये लोग इस लेवल पे बात करते हैं स्क्रिप्टिंग पे कि यार हमें ये चीज़ रखना है, ये नहीं रखना है, तो बहुत मेहनत करते हैं। और आप जब एक्टर को देखते हो लोकेशन पे, सेट पे, तो हम सबका ना बहुत लोड वो लोग ख़त्म कर चुके होते हैं। हमें ज़्यादा लोड नहीं होता। हमें सिर्फ़ ये होता है कि जो आपको स्क्रिप्ट दिया गया है, ईमानदारी से अपने काम को कर लो। और हम सब की यही कोशिश होती है, जितने भी एक्टर हैं पंचायत में, सब बहुत अच्छे एक्टर हैं सर। और हम सब की कोशिश होती है कि जाओ ईमानदारी से अपना काम करो, आ जाओ। और ये जब ईमानदारी और ये इनका 1.5-2 साल 1 साल का मेहनत सब एक साथ जब आता है, तो फिर पंचायत बन जाता है। फिर लेकिन पंचायत सीज़न पंचायत तो 1, 2, चलिए 3। कलेक्टिव चीज़ है, मैं उम्मीद करता हूँ वो लगातार रहेगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो पंचायत से ज़्यादा बड़ी। बिल्कुल। आपकी इंडिविजुअल स्ट्रगल्स में एक हुँ। चीज़ पे मैं विशेष तौर पे, क्योंकि हिंदी का मास्टर हूँ इसलिए कह रहा हुँ, हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी की परेशानी रही है कि ज और ज़ हुँ। कमबख्त आज तक सेटल नहीं हुआ। जी। ठीक है ना, मैं दिल्ली का व्यक्ति हाँ हूँ, जी सर। और एक ऐसे कॉलेज में पढ़ाता हूँ हुँ। जहाँ पर कि उर्दू बहुत जी। बोली जाती है, इसलिए हाँ जब जी। भी मैं कोई ज और ज़ का गड़बड़ करता हूँ मुझे टोकने वाले लोग होते हैं। ओके। उसके बावजूद मैं ठीक नहीं कर पाया। हाँ। आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर 2 समस्या है, तो मैं उच्चारण में साफ-साफ देखता हूँ। बिल्कुल। एक तो स और श गड़बड़ाता है, हुँ। और दूसरा र और ढ गड़बड़ाता हाँ है। जी, हाँ जी। आपका गड़बड़ाता था या आपने बाद में ठीक किया, या अभी हुआ ही नहीं? बिल्कुल सर, तो जब मैं दिल्ली में मतलब कुल मिला के बड़ा सवाल है कि आपने अपने उच्चारण में स्थानीयता के प्रभाव को कैसे हैंडल किया, लेकिन इफेक्टिवली अगर स और श से भी बताएंगे तब भी स्पष्ट होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जब मैं थिएटर में था तो काफ़ी इस पे काम कर रहा था, बट हो नहीं रहा था ठीक, क्योंकि ना समझ ही में नहीं आता कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं सही तो बोल रहा हूँ, ऐसा ही होता और है। मुझे ये लगता था कि यार ये हो सकता है मेरा खिंचाई कर रहे हो, बट मतलब फिर लगता है यार सब लोग गलत नहीं हो सकते। सब टोक रहे हैं। बट हाँ, ये श और स में जो अंतर है, ये मुझे जब मैं मुंबई गया और रघुवीर सर के साथ हम वर्कशॉप कर रहे थे, तो पता नहीं अचानक से एक दिन ऐसा हुआ, और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया और मैं समझ गया था, है ना? तो क्या तरीका है बता दीजिए ना, हमारे श्रोता भी सीख जाएंगे कैसे अंतर हो। नहीं, किसी को वो अगर ये पता ही ना हो हाँ, कि स्कूल होगा कि शोषण होगा, शोषण। तो कैसे उसे समझ में आएगा? क्योंकि मैं तो अपने विद्यार्थियों को आज तक नहीं समझा पाया। हाँ। विद्यार्थी सीधा सीधा पूछते हैं कि सर हाँ शोषण क्या दिक्कत है? ओके, बट ना सर, मैं टीचर तो नहीं हूँ कि मैं समझा पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं समझ गया था, बट मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ अभी कि वो क्या आपने था। खूब एक्सरसाइज की इस बात की है, एक बार में टिक कर गया तो बस कर गया? हाँ, बस यही था कि यार अगर SH है तो श बोल देना है। अच्छा, आपके पास रोमन में आती है स्क्रिप्ट? ओहो, ये है असली। जी, तो बस उसको श बोलना है, बाकी तो पूरा सब में स हम बोलोगे तो काम चल जाएगा, बट SH जहाँ भी आए उसको श बोल दो।
देखिए आप जी। पंचायत बट अच्छा मैं ना एक चीज़ सर सॉरी मैं कट कर रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि मैंने ना अभी कहीं एक जगह मज़े में बोल दिया था कि 3 श की क्या ज़रूरत है, बट ये बिल्कुल मज़े में मैंने बोला था। हँसी मज़ाक चल रहा था एक पॉडकास्ट पे और वो वायरल हो कट गया। करके उन्होंने डाल दिया। तो मैं आप सबसे ये कहना नहीं वैसे चाहूँगा आपको शायद ये बात पता नहीं, मैंने उस वाली बहस को नहीं देखा। जी। 3 श की तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 2 श हिंदी में एकदम निरर्थक है। कौन-कौन से? अगर आप शोषण करें, देखिए हाँ। शोषण को आप अच्छा शोषण मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरे शोषण को तो ट्रोल नहीं बोल मत करना। लेकिन ये जो षटकोण वाला श हाँ होता जी, हाँ है, जी, हाँ जी। हम लोग हिंदी के शिक्षक हैं इसलिए बता रहे हैं, ये हिंदी में अब एक स्वनिम नहीं है। इसका मतलब है कि Okay. ये लिखा तो जाता है श, लेकिन बोला जाता है श। Okay, ये जो पेट चिरा शाह जिसे कहते हैं ना, हम्म। प के को चिरा, जी 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 जी। किसी से पूछिए, कड़े हिंदी वाले से भी पूछिए, Okay. अच्छा इसे कैसे बोलेंगे? शोषण। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है उसका, क्योंकि जी, जी। वो जो संस्कृत वाली ध्वनि थी जी। वो अब हिंदी में है ही नहीं। ओह, तो इसलिए 2 श हैं हिंदी में, Okay. लिखे 3 जाते हैं, बोले 2 जाते हैं, जी। पर बिहार से आने वाले लोग 2 बोलने में भी लड़खड़ाते हैं। तो मैं ये आप सबसे कहना चाह रहा हूँ कि वो सब मजाक में था, उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा क्लिप काटा था। अगर आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो ये एक फन था और मैं चाहता हूँ कि हिंदी में 3 श बने रहे, 4 हो जाए, हाँ तरक्की हो, भैया, 5 हो जाए। हाँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता कि जिससे लेकिन ये आप भाषा वाला सवाल लेकिन अहम है, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि जो हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रहा है उसने एक अलग तरह की हिंदी को बहुत लोकप्रिय बनाया, जिसमें अच्छी उर्दू होती थी, जिसमें अवधि की, मतलब एक हमेशा हम लोग क्लासरूम में ये बात बोलते रहे हैं कि हिंदी फिल्मों का हर गांव का व्यक्ति अवधि बोलता है। बड़ी रोचक समय, एक लंबे समय तक हिंदी में गांव जब हाँ, दिखाना होता था, अवधि बोल। वो बेचारा बिहार से आए, वो बेचारा नेपाल से आए, कहीं से आए, वो पहाड़ से भी आए, तब भी अगर वो ग्रामीण है, जो कि जिसे हम बम्बैया भाषा में भैया कहते हैं, जो दूध बेचता है, जो सब्जी बेचता है या काम भी करता, हाँ जी, उसके बारे में मान लिया जाता है कि वो अवधि में बोलेगा फिल्म के अंदर। अब लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं, खासतौर से वेब सीरीज में देख रहे हैं कि भाषा की एक अलग छटा आ रही है। शुरू होता है वासेपुर, मिर्जापुर जैसी से, हमको क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन अब ये अलग अलग जगह पे पहुंच रहे हैं। भाषा को लेकर आपके यहाँ क्या चुनौती थी? आप वाकई, क्योंकि मुझे दरअसल वो ठेठ भोजपुरी दिखती नहीं है आपके उसमें, क्या लगता है वो भाषा भोजपुरी है या दरअसल उसमें भी कुछ अवधि, कुछ सेंट्रल देश की हिंदी जोड़ दी गई है? देखो बिहार में तो सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बोली जाती है ना? और बिहार में बलिया के हिसाब से मैं जी 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 हाँ जी हाँ जी। तो मेरा ये था ना कि जो मैं पंचायत में यूज़ करता हूँ वो बेसिकली पूर्वांचल का है ना? और मेरे ज़हन में ये था, चूँकि मैंने फ़िल्में बचपन में बहुत देखी थी, तो उनका सिर्फ ये था कि थोड़ा अपने आवाज़ को थोड़ा-सा लहरा के बोल दो, का बोल दो, तो बिहारी हो जाता है। मेरा ये बड़ा अजीब था कि यार ये ऐसे काम नहीं चलता। एक डायलॉग से थोड़ा बताइए, किसी जो अपने प्रिय डायलॉग है उससे बताइए पंचायत के कि ये बात कैसे कही जाएगी लहरा के। आज नहीं, जैसे पंचायत में मैंने तो बहुत, जो मैंने गाँव समाज में देखा है मैंने वही किया है, लेकिन पहले के टाइम में लोग बोलते थे ना, का हो, का करत, कुछ भी ऐसा अतरंगी सा जो बिल्कुल कान को अच्छा नहीं लगता था, है ना? बोले कि यार ऐसे कहाँ बोलते हैं यार जो आप बोल रहे हो, ये बांद्रा में एक बिहार है, वो वहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं। आप जाओ बिहार में या यूपी में या कहीं भी पूर्वांचल वगैरह में जाएं तो इस तरह के भाषा का कोई प्रयोग नहीं करता। तो मेरी कोशिश थी कि जो शब्द, जैसे बहुत सारे जो शब्द हैं मैंने पंचायत में यूज़ किया है, मतलब हमारी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बट कहीं जहाँ मुझे मौका मिलता है ना, मैं वो ऐसा शब्द जो आप फणीश्वर नाथ रेणु को के मैला आंचल में पढ़े होंगे या कुछ भी, तो वो सारे शब्द, या फिर आपकी दादी बोलती होगी या नानी बोलती होगी, वो शब्द रेणु जी की मैला आंचल में आप देखेंगे। या फिर तो मेरे ज़हन में ये था कि मुझे जब भी मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैं ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करूँगा पंचायत में, क्योंकि यहाँ पे है ये संभावना कि ये सारे शब्द, जैसे अभी सीजन 3 में मुझे याद है कि मैंने बोला था कि यार टंकी पे जो कुछ बच्चे चढ़ जाते हैं, नहीं जो तरफ मारो इसे झापट, ये घुर्मी लग जाएगा। तो घुर्मी लग जाना शब्द, ये मेरे दादाजी वगैरह ऐसा कुछ यूज करते थे, दादी वगैरह, घुर्मी लग जाना। सब लोग बोलते चक्कर आ जाना,
हाँ, चक्कर हाँ, बट घुर्मी लगाना उसी जैसा है, कुछ एक के थप्पड़ में घुर्मी लगा देंगे। या फिर बहुत सारे शब्द हैं, भी मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे मुझे एक बार बोलते थे झाड़ा फिरना। झाड़ा फिरना आप समझते हैं सर? हाँ, वो जो लोटा लेके खेत में जी, जाते जी, जी, हैं, जी। है ना सर? तो सब लोग उसको बोलते हैं मैदान करना, हाँ। लैटरिन जाना, जो भी है वो बोल सकते हैं। लेकिन ये झाड़ा शब्द ना मुझे बहुत ये लगता था कि यार, और फिर मुझे मौका मिला, मैंने ये यूज किया। इंटरेस्टिंग है। जी। एक और चीज जो हम जिसमें हम बात कर रहे थे कि जैसे गजब बेइज्जती हाँ जी सर। या आत्मसम्मान भी कोई चीज है, या देख रहे हो ना विनोद तो चला ही है। ये जो बहुत सारे मीम्स निकल कर आए हैं, पंचायत में इतने ज़्यादा मीम्स मटेरियल निकल के आना, ये डिज़ाइन है या पंचायत के की जो स्क्रिप्ट है उसका वर्सेटाइल होना है, जिसकी वजह से इसमें इतने सारे मीम्स निकल गए। मुझे कोई और सीरीज या कोई और ऐसा पीस नहीं याद आता जिसमें इतने सारे मीम मटेरियल दिखाई देते हैं। क्या है ये? तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा है जगह, डिजाइन था ऐसा, डिजाइन सोचा समझा है या ये बस हो गया? हाँ, ये बिल्कुल हो गया सर। और जब हम लोग सीजन 1 शूट किए थे तो हम लोग किसी ने नहीं सोचा था कि इसमें क्या है, मतलब ये कोई है कि भाई गजब बेचती है। तो इसमें मुझे मतलब बहुत सिंपल लाइन है, चाहे देख रहा है ना विनोदी, तो बहुत सिंपल लाइन है। देख रहा नहीं, मैं इससे एकदम रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि तो बैठने का तरीका कैजुअल है। ये भी एक बहुत साधारण सी लाइन थी जो उस समय चली रही थी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन वो इतना ज्यादा लोकप्रिय है। मेरी जो समझ है मैं बताता हूँ, आप बताइएगा कि ठीक है कि नहीं। गजब बेइज्जती है ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट की एप्लीकेबिलिटी बहुत सारी जगहों पर, हाँ, शायद ये वजह है। जब भी हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल आता है जिसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा जगह पर है और किसी एक फेस के साथ वो जुड़ सकता है, वो एक ऐसा मीम बन जाता है जिसका बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो शायद वही एक वजह रहा। लेकिन जब आप सीन जब आप करते हो ना, या फिर जब वो लिखते भी हो, या फिर जब स्क्रिप्ट हमारे पास आता है, तो हमें नहीं पता चलता कि ये मीम बन जाएगा। वो बहुत साधारण लाइन हमारे लिए होता है और हम उसको ईमानदारी से कहना चाहते हैं और हम कह देते हैं। तो मतलब इसमें जैसे ये तो बहुत सिंपल है कि यार आत्मसम्मान नाम का भी कोई चीज होता है, बट इसको चूंकि ये जैसा आपने कहा कि ये हर जगह रमी का जोकर की तरह ना फिट होता है। जी। बट ऐसा कोई इरादा नहीं है कि ये शब्द मीम्स के लिए हम लिखे जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, या ये वीडियो मतलब आप लोग को अच्छा लग रहा है इसलिए वो मीम बन रहा है ना। लिखने वक्त ऐसा कुछ ध्यान नहीं, बस उनको तो ये होता है कि हमारी कहानी सही से लैंड करे, जो हम कहना चाह रहे हैं वो आपको पसंद आए। मीम के लिए नहीं बनते चीजें। चंदन जी, ये जो आपका पंचायत वाला प्रोजेक्ट है वो तो लगता है निरंतर हम लोग लगातार देखते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी का भी बताइए और प्रोजेक्ट्स के लेवल पे क्या चल रहा है जो बता सकते हो। जी बिल्कुल। तो इस साल मेरे पंचायत के अलावा 3 से 4 प्रोजेक्ट हैं जो बन के तैयार हैं, और वो आई थिंक इस साल के अंत तक आ जाने चाहिए, जिनमें एक है भाई ब्रो कॉमरेड, उसमें मैं हूँ, कुणाल रॉय कपूर हैं और ताहा शाह। अच्छा। हम 3 दोस्तों की कहानी है। ये सिटकॉम है और 13 एपिसोड है इसमें। रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है, रमेश सिप्पी प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ अभी टंकी का जिक्र हुआ ना, शोले। जी ना, तो ऐसा है। इसके अलावा है मिस्टर सक्सेना। अच्छा जी, मैं हूँ उसमें, जिम्मी शेरगिल हैं और भी कई अच्छे एक्टर हैं उसमें। पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा ने इनको डायरेक्ट किया है, जिन्होंने अभी चूना किया है नेटफ्लिक्स के लिए। और इसके अलावा है लास्ट राइड, अनुराग कश्यप प्रोडक्शन हाउस की है फिल्म ये। और मजनू सैलॉन है। अरे वाह, योर हैंड्स आर फुल। और मैं मजनू सैलॉन में मैं ही इसमें लीड में हूँ। बनारस की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो थोड़े से वो सैलून चलाता है और मस्त मौला टाइप का कैरेक्टर है, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है। और इसके अलावा मुझे कुछ अभी याद तो नहीं आ रहा, बट हाँ अभी आने वाले मतलब जो मैं करने वाला हूँ ये अभी शायद बताना सही नहीं होगा, बट हाँ इस साल मेरे काफ़ी है शेड्यूल में। अरे वाह, अगर हम एक महीने 1.5 महीने छोड़ दें तो पूरा लॉक ही है। मैं एक सवाल आमतौर पर अपने कैंडिडेट से पूछता हूँ, उसी किस्म से अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए मेरे पास केवल 2 घंटे हैं और मुझे 2 घंटे चंदन रॉय के काम को देखना है। अब
सारा काम नहीं देख सकता, केवल 2 ही घंटे हैं। जी। आप क्या रिकमेंड करेंगे? मान लीजिए कोई 2 घंटे का मटेरियल कि सर यहाँ से ये ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, आपको अब तक का चंदन राय दिख जाएगा। वाह, बहुत खूबसूरत है सर। तो एक तो मैं सबको कहूँगा कि पंचायत ज़रूर देखो। पंचायत और तो उसके 2 अलावा घंटे में नहीं देखा जाएगा, अच्छा उसका है एपिसोड ना? बताइए। नहीं तो मैं पूरे में, अब मैं पूरे में मैं ही हूँ। यही मुश्किल है। अरे क्या बात है। तो आपको हर 2-3 मिनट के बाद मेरा सीन आ ही जाएगा। खैर, बट जो मुझे करने वक्त बहुत मज़ा आया था वो है शहर लाखोट। मैं उसमें एक ट्राइबल लीडर बना हूँ जो अपने ट्राइब के लिए फाइट करता है, और ये आपको प्राइम पे मिल जाएगा। और ये बहुत अलग और बहुत पावरफुल कैरेक्टर था, और मैंने उसको बहुत ईमानदारी से इसमें काम किया है शहर लाखोट में। वो एक दमदार कैरेक्टर है मेरे लिए। इसके अलावा आप चूना देख सकते हैं। चूना में बिल्कुल अलग कैरेक्टर था, और इसके कई सारे सेट्स थे। विष्णु नाम होता है उस कैरेक्टर का। एंड में पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो विष्णु भी जब आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि यार ये लड़का पंचायत वाला ही है क्या, कितना अलग है ये। या फिर विकास कचदार जो शहर लाखोट में, वो कितना अलग है। या फिर आप गुलमोहर देखेंगे। गुलमोहर में हालांकि वो कैरेक्टर थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि वो पूर्वांचल का है तो उसी तरह का है, बट इसमें भी आपको डेप्थ दिखेगा। उसमें भी एक ऐसा लड़का जो शहर में आया है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, लेकिन आपको मज़ा आएगा गुलमोहर देख करके भी। मैं हूँ, मुझसे तो आएगा ही आपको मज़ा, बट उसमें मनोज सर हैं, शर्मिला टैगोर हैं, तलत अजीज़ हैं, अमोल पालेकर हैं। अरे वाह। ये सारे लोग हैं। तो और ये मैं बड़ा अपने आप को बड़ा लक्की मानता हूँ कि आप एक ऐसे फिल्म का हिस्सा हो जिसमें शर्मिला मैम है, जिनमें अमोल पालेकर हैं। भाई ये लोग एक युग दिया है इन्होंने। इनके मतलब हिंदुस्तान की जो आज पूरी जनता पीढ़ी बड़ी हो गई इनको इनको देख देख कर, के, उनको अमोल पालेकर हसरत सर। से भर देख कर। जी, तो मैं आप लोगों को बड़ा लकी मानता हूँ कि मैं गुलमोहर का पार्ट रहा हूँ जहाँ पे ये सारे लेजेंड रहे हैं उसमें, है ना। ये तो लेकिन काम की बात हुई। जिंदगी में क्या चल रहा है? सुना है कि काफी आशिक मिजाज रहे हैं। काफी आशिक मिजाज का मतलब क्या होता है? नहीं मतलब एक ही इश्क में काफी डेप्थ आपका हाँ, हॉलमार्क है। हाँ मतलब मैं तो कहता हूँ हर किसी को प्यार होना चाहिए। और कितनी बार? अभी तक तो मुझे एक ही बार हुआ है। स्क्रीन पे कौन बताता है कि 4 बार नहीं, हुआ है? सच में। बट अभी वो मतलब अभी तो सिर्फ काम से ही प्यार है सर। नहीं, लेकिन आप जी। आईएमसी के व्यक्ति हैं। पार्थसारथी रॉक, जेएनयू, खूबसूरत जगह है। जी, बहुत खूबसूरत खूब सवाल है सर। खूबसूरत बट ना सर, सच पूछी तो जब मैं जेएनयू में था और ये सारे आपने जो नाम लिए हैं, मेरे जहन में कभी नहीं आता। मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ ये आता, आपको सुन के फिर से बोरियत होगी, बट मेरे जहन में सिर्फ ये आता कि मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे मुंबई जाना है। और मैं एक एक रुपया बहुत दांत से पकड़ता था कि ये पैसे भाई खर्च नहीं करूंगा मैंने जहाज, मुझे मुंबई जाने हैं। और तब तक मेरा लॉन्ग डिस्टेंस था उस समय, तो जाहिर सी बात है आप किसी लड़की पे पलट के भी नहीं देख सकते, है ना। तो वो रहा, बट इसका मुझे फ़ायदा मिला लॉन्ग डिस्टेंस का, कि आप बहुत ही था कि यार आप उनसे बातें शेयर कर लेते हो, है ना। और हम एक शहर में नहीं हो तो डेट पे नहीं जा रहे हो तो पैसे बच रहे हैं। लेकिन एक अपने एक इंटरेस्टिंग बात कि मेरे लिए तो खैर मेरी उम्र निकल चुकी है, मेरे लिए तो नहीं, लेकिन मेरे ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वे बार बार हमें मैसेजेस लिखकर, लेटर लिखकर, ईमेल लिखकर और दूसरे तरीकों से ये बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी के बड़े डिस्ट्रैक्शंस में से एक रिलेशनशिप है। जब आप किसी लक्ष्य की तरफ जा रहे होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं, ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उसमें मोहब्बत को डिस्ट्रैक्शन की तरह देखने की जो रवायत चली है, वो क्यों है? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ जो मोहब्बत जो जिस मोहब्बत में मैं था, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हालांकि हम साल में सिर्फ एक बार मिलते थे 10-15 मिनट के लिए, उनके बर्थडे में या कहीं कुछ ऐसा, लेकिन एक एहसास था कि मतलब कभी कुछ हो गया तो मैं उनको बताता था कि देखिए ये हो गया। उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला, कभी मैं उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और मैं बहुत ये था कि मतलब मैं उनके साथ हूँ और खूब जम के काम करूँगा। वो भी मुझे हमेशा कि तू क्या फालतू समय बर्बाद कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा।
और सच पूछे तो मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए ही IIMC वगैरह आया था, अच्छा, है ना? लेकिन IIMC किसी को भी इम्प्रेस करने लायक जगह तो है। हाँ, मतलब उन लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, पढ़ने में ठीक होगा, IIMC चला गया, दिल्ली चला गया। तो बट हाँ, मुझे सच पूछिए तो मुझे ना प्यार, दोस्त, इन सब ने मुझे बहुत हेल्प किया है सर। आज जो भी कुछ हूँ मैं दोस्तों की वजह से हूँ, अपने गुरुजन की वजह से हूँ। बेशक मम्मी पापा का संस्कार तो है ही लेकिन दोस्त हैं या फिर प्यार मोहब्बत, ये सब चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया है। मतलब मैं कभी इनसे परेशान नहीं हुआ या फिर कभी इन लोगों ने मेरा समय नहीं बर्बाद किया या फिर मैं समय बर्बाद होने नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे भागना है, दौड़ना है, ये हमेशा मेरे दिमाग में चलते अभी तो रहता आप था। छोटे से बच्चे हैं, अभी आपके पास बहुत सारा जी, जी, समय जी, है। जी। नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं सर, ये मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे पास बहुत समय है। अरे ऐसे मत कहिए। सच में, मुझे ये लगता है कि यार अगर भले मैं 80-90 साल भी जीऊँ, मेरे पास बहुत कम समय है। अभी मुझे लगता है मेरे को कुछ नहीं आता। भाई मुझे बाँसुरी बजाने नहीं आता, मुझे जानना है कि कहीं कैलिफ़ोर्निया के छोटे शहर में वहाँ पे लोग कैसे खाते-पीते हैं या वहाँ की हिस्ट्री क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता ऐसा लगता है मुझे। मैं बहुत भूखा हूँ जानने समझने के लिए। अच्छा चलिए, इसको जी, क्लोज करते समय 4 चीजें बताइए। प्लीज़। ऐसे 3 व्यक्ति बताइए पहले जिनसे आपको लगता है कि अतीत, वर्तमान, भविष्य कोई लेना देना है, कोई 3 इतिहास के होंगे तो ज्यादा अच्छा है, जिन्हें आपको लगता है इनसे मिलके सीखना है, सीखना था। अच्छा। तो मसलन मान लीजिए मैं होता तो मैं तो कहता मैं तो अम्बेडकर से जरूर मिलता। ऐसे 3 कोई लोग। तो ऐसा तो कुछ अपना सिर्फ़ मुझे इरफ़ान सर ही याद आ रहे हैं। मुझे लगता है कि काश मैं उनके साथ काम करता। काम अगर किया नहीं भी होता। काम करता तो सिर्फ़ उनसे एक बार मिल लेता या फिर उनको काम करते हुए देखता सेट पे। मुझे जानना था, देखना था उनको कि कैसे वो काम करते हैं। और ऐसी कोई 3 जगह जहां आप जाएंगे ही जाएंगे, घूमने के लिए? घूमने, देखने दुनिया पसंद की वो कोई खूबसूरत ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं जाना चाहूँ। सबसे खूबसूरत जगह जगह मेरी मतलब मेरा गाँव जहाँ मेरी माँ रहती है। मैं हर बार अपने गाँव अपने माँ के पास जाना चाहता हूँ। जब भी मेरे पास 5 दिन का भी छुट्टी हो, 1 सप्ताह का छुट्टी हो, मुझे लगता है बस मुझे अपनी माँ के पास जाना है। और कौन सी 3 चीजें खाना चाहेंगे? मैं तो बस सर वही सत्तू, चावल, दाल। गांव आपका अ, पीछा छोड़ नहीं रहा है। हाँ सर। नहीं सत्तू बहुत खूबसूरत अब मैं आपने बताया कि आप कुकिंग भी करते हैं। हाँ सर। सत्तू से बनने वाली कोई एक चीज बताइए जो मैं आज जाके बनाऊं और कम से कम घर में किसी को खिला सकूं। एक तो अगर समय कम है तो फट से आप उसको घोल के पी घोल के लीजिए। पी लीजिए, वो तो खैर एकदम फास्ट फूड हो गया। हाँ जी सर। बट फ़ास्ट फूड की तरह हानिकारक नहीं है। गुड। है ना सर? उसमें बस हल्का-सा कच्ची मिर्च, काला नमक, नींबू, थोड़ा प्याज़ डाल दीजिए। इतना बढ़िया मज़ा आ जाता है ना सर इस गर्मी में, बहुत सही। या फिर आप उससे लिट्टी बना लीजिए या फिर आप उसके सत्तू के पराठे बना लीजिए। चंदन जी, हम लोग लगभग आखिरी उसमें है चरण पे बातचीत करने की। मैं जिस चीज को जानना चाह रहा था वो ये है कि अ, जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, उस पृष्ठभूमि से आने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे ऑडियंस हैं। आप समझ रहे हैं, पूर्वांचल से आए हुए बच्चे जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या जो छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं लेकिन सपने बंधे हुए हैं। वो आपसे स्वाभाविक तौर पर रिलेट करते हैं। बिल्कुल हाँ। वो मतलब यू आर लाइक एज ए से बॉय नेक्स्ट डोर वाला स्थिति ना, जी, एकदम जी। मेरे जैसा है, मेरे चाचा का लड़का जी, बिल्कुल जी। ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है वाला दिखाई देता है। लेकिन दुर्भाग्य से वो बहुत भयानक निराशा के समय में है। सफलता के दर बहुत कम है, अधिकतर बहुत सारी एंजाइटी उनके मन में है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग पंचायतें इत्यादि को देखते ही इस उम्मीद के साथ है कि वो थोड़ी सी उम्मीद देती है, थोड़ा सा स्माइल देती है। उन्हें अगर आपको डायरेक्टली कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? देखो अगर आपको लग रहा है ना कि मैं आपके जैसा हूँ और मेरे जैसा इंसान ये सब कर सकता है ना, तो दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं कभी भी पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छा नहीं रहा या फिर कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि घर परिवार वाले, आस-पास वाले मुझे बहुत एप्रिशिएट करते थे कि वाह, वाह! कुछ नहीं, मैं हमें मतलब भले मेरी मम्मी-पापा लोग मुझे बहुत लेकिन कभी गाँव से चूँकि मेरा कुछ ऐसा था नहीं सर कि मैं पढ़ाई में ठीक हूँ या बाकी चीज़ों में। बस ये था कि
मुझे ना अपने लाइफ को बदलना था। मेरे ज़हन में ये, मैं रात दिन सिनेमा समझ में आता था। मैं रात दिन उसी के बारे में सोचता था। इवन कि इस कदर मैं डूब गया था अपने क्राफ़्ट को लेकर के कि अगर मुझे कहीं कोई ट्रेन भी दिखता ना, अगर लिखा हुआ है उसमें राजेंद्र नगर से बांद्रा या लोकमान्य तिलक, कुछ भी ऐसा, तो मुझे लगता है मैं जाके के इस बार उसको ना प्रणाम कर लूँ, क्योंकि ये ट्रेन वहाँ जाती है। मैं इस कदर जुड़ गया था अपने लक्ष्य से उसको पाने के लिए, और मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था। कुछ सोच, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं था। लेकिन मैं ना आप सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखो, निराश होने से तो कुछ होना है नहीं। और आज मुझे इस पॉइंट पे ये लग रहा है कि नहीं मिले तो क्या होगा? आपके लक्ष्य से भी बड़ा आपकी ज़िंदगी है। अब मुझे एहसास हो रहा है। यार जीवन इतनी खूबसूरत हसीन ज़िंदगी है ना, एक चीज़ नहीं मिला तो क्या हुआ? दुनिया में हज़ारों चीज़ें करने के लिए, और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना। वो काम, वो नौकरी, वो जॉब, किस काम का जो आपको खुशी ना दे यार। प्लीज़, खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम कुछ और करेंगे। हमारी तकदीर को कुछ और मंजूर होगा यार, है ना? हम सबके लिए कुछ ना कुछ बना है, हम वो कर लेंगे। प्लीज़ आप लोग निराश, हताश मत होना। और मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ आप ठानो और वो ना हो जाएगा। अगर थोड़ा-सा ईमानदारी और थोड़ा जोश, चूँकि अभी उम्र है हमारी इस तरह का, हम लोग बहुत जोशीले हैं। हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। बस थोड़ा-सा होली, दिवाली स्किप करना पड़ेगा, कर लेंगे हम सब। तो बहुत-बहुत शुक्रिया चंदन, आप आए, आपने खुलकर बात की। मुझे आपसे बात करके बहुत आनंद आया। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत-बहुत आनंद आया होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बाकायदा मुंबई से यहाँ आए बातचीत करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और बातचीत तो जारी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल हम लेते हैं विराम। थैंक यू सो मच सर। और मुझे अच्छा लग रहा है आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मेरे लिए बिल्कुल ये ऑनर है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और इतनी खूबसूरत बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच सर, मुझे बुलाने के लिए।